हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोगों ने देखा था कि इस फोर्स को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस फोर्स को कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ हो गया न्यूटन्स का। तो थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स लगाती है, तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स लगाता है। देखिए, जैसे ये बच्चा जाकर इस बच्चे को मारता है तो इस बच्चे के हाथ में भी चोट लगता है। यह बच्चा नहीं मार रहा है लेकिन इसके हाथ में भी चोट लगता है। तो इसके हाथ में कैसे चोट लगा? इसको तो चोट लगा, इसने मारा। और इसको कैसे चोट लगा? इसने तो मारा नहीं। लेकिन न्यूटन से थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर हम किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा। इसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी इसके हाथ पर एक फोर्स अप्लाई हुआ। इसके फेस द्वारा इसके हाथ पर भी फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसको भी चोट लगा। तो ये हो गया न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। तो देखिए, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first। यानी जो फर्स्ट बॉडी, मतलब ये इसको फोर्स लगाया, इसको मारा, तो उसी समय ये इसका फेस भी इसके हाथ पर फोर्स लगाएगा। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर यह इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो इसका फेस इसके हाथ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे। द टू अपोजिंग forces are also known as action and reaction forces। और इन दोनों फोर्सेस को एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को रिएक्शन। तो हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं और उसके दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ हो रही है, दोनों एक साथ फोर्सेस लगते हैं। तो हम किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं। जैसे इसने फोर्स अप्लाई किया, उसी समय इसका फेस भी अप्लाई किया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका फेस, इसके हाथ पर जो फोर्स अप्लाई किया वो एक्शन है, और इसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। तो ये देखते हैं, मानते कि ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये कि स्प्रिंग बैलेंस है, और ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। और पहला वाला स्प्रिंग बैलेंस एक दीवार से लगा हुआ है, और ये दोनों भी एक दूसरे से हुक द्वारा जुड़े हुए हैं। और इस स्प्रिंग बैलेंस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये हुक से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ फोर्स लगाएगा। इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हाथ से, तो ये हुक से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर हम इसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी स्प्रिंग बैलेंस इस स्प्रिंग बैलेंस को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो देखिए, द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। तो देखिए, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो
ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको यहाँ तक ये स्लाइड करके आ गया स्प्रिंग बैलेंस का, और ये जो है लाइन है ये मेजर करने का इंडिकेटर है कितना फोर्स लगा। तो देखिए यहाँ तक इसका फोर्स लगा, यहाँ तक मान लेते हैं कि 4 न्यूटन फोर्स है। तो इस केस में भी देख रहे हैं कि 4 न्यूटन फोर्स यहाँ तक लगा। तो देख रहे हैं कि यह स्प्रिंग बैलेंस जितना इस पर फोर्स लगा रहा है, यह स्प्रिंग बैलेंस भी इस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, यानी दोनों 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, सिर्फ इनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है, और दोनों एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, और दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ ही फोर्स लगाते हैं। This gives us an alternative statement of the third law of motion, that is, to every action there is an equal and opposite reaction. तो इससे क्या मालूम चलता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ को हम दूसरी तरह भी बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इसके फोर्स को हम एक्शन मान लेंगे तो इसके फोर्स को रिएक्शन मान लेंगे, और क्या होता है दोनों इक्वल होता है। देखिए इसमें भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा और इसमें भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अब हम जो देखिए फ्रॉग है, तो फ्रॉग भी क्या करता है, अगर उसको जंप करना है तो फ्रॉग यहाँ पर रेस्ट पर है, अगर इसका जंप करेगा तो यानी इसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो यानी एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा यानी फोर्स लगा तभी जाकर एक्सेलरेशन होगा। यानी इस फ्रॉग पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तब जाके फ्रॉग में एक्सेलरेशन होगा। तो इस फ्रॉग को एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है इसको देखते हैं। तो देखिए ये फ्रॉग क्या करेगा, अगर इसको जंप करना है तो ये क्या करेगा कि ग्राउंड पर अपने लेग्स द्वारा फोर्स लगाएगा, लेग्स और हैंड द्वारा फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड भी क्या करता है कि उसी समय ये जितना फोर्स लगाएगा उसके इक्वल फोर्स ग्राउंड भी फ्रॉग पर लगाएगा। तो जो ग्राउंड फ्रॉग पर जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण फ्रॉग क्या होगा, जंप करने लगेगा। देखिए तो और ये जंप करते हुए चला गया, यानी जितना उसने ग्राउंड पर फोर्स लगाया ग्राउंड ने भी उस पर उतना फोर्स लगाया, और ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स था फ्रॉग पर, उसके कारण उसमें एक्सेलरेशन आया और उसका वेलोसिटी भी चेंज हो गया और वह जंप करते हुए चला गया। उसी तरह अगर हम जैसे ग्राउंड पर चलते हैं तो हम अभी मानते हैं कि ये रेस्ट पर है, अगर हम चलना चालू करते हैं तो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी चेंज होता है। तो वेलोसिटी चेंज होता है यानी एक्सेलरेशन के कारण ही वेलोसिटी चेंज होगा। हम लोगों ने न्यूटन से लॉ मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो यानी एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, तो पहले हम ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं। देखिए अपने पैरों द्वारा ग्राउंड पर पीछे साइड फोर्स लगा रहे हैं। तो ग्राउंड भी क्या करता है, उसी समय एक अपोजिट फोर्स लगाता है, तो जिसके कारण हम चलने लगते हैं। कि हम नीचे फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पर तो ग्राउंड भी उतना ही फोर्स लगाएगा, और जिसके कारण हमें एक अनबैलेंस फोर्स हमारे बॉडी पर लगेगा ग्राउंड द्वारा, तो हम आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्या पता चलता है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके इक्वल फोर्स ग्राउंड भी लगा रहा है। यानी इस एग्जाम्पल से भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मालूम चल रहा है।
तो देखिए, इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitude. This is because each force act on a different object that may have a different mass. अच्छा, तो हम लोगों ने देखा कि फ्रॉग भी फोर्स लगा रहा है एफ ग्राउंड पर, और ग्राउंड भी फोर्स एफ लगा रहा है फ्रॉग पर। तो फ्रॉग क्या किया था, इस ये जो फोर्स एफ के कारण जंप करने लगा, लेकिन फ्रॉग ने जो उतना ही फोर्स लगाया था पृथ्वी पर यानी ग्राउंड पर, तो पृथ्वी तो एक्सेलरेशन नहीं कर रही थी। तो उसका रीजन क्या है, देखिए रीजन है क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो देखिए, फ्रॉग के केस में मास बहुत कम था, तो इसके लिए यहाँ पर अगर एम बहुत कम रहेगा तो एक्सेलरेशन अधिक होगा। तो एक्सेलरेशन फ्रॉग के केस में एक्सेलरेशन अधिक हुआ, तो वह जंप करके चला गया। अगर हमारा मास अधिक है, बहुत अधिक है, जैसे ग्राउंड के अर्थ का मास तो बहुत अधिक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन तो अर्थ पर भी लगा, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि महसूस नहीं होता है। उसी तरह हम भी जो फोर्स लगाते हैं चलते समय, तो हम तो मूव करने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड में एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है, लेकिन वह इतना निग्लिजिबल होता है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। तो एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जो गन है, राइफल है, इसमें इसको जब हम फायर करते हैं, सोल्जर लोग फायर करते हैं, तो यहाँ पर एक ट्राइगर है, इसको पीछे की तरफ प्रेस किया जाता है, तो इसमें स्प्रिंग रहता है। अगर प्रेस करके हम छोड़ देंगे इस ट्राइगर को, तो क्या होगा, स्प्रिंग ये जो गोली है उस पर ये फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो गोली बाहर की तरफ तेजी से जाती है। तो जब स्प्रिंग ने गोली पर फोर्स लगाया, उसी समय क्या होता है, गोली भी इस बंदूक पर फोर्स लगाएगी न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। तो फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, यह बंदूक भी पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, फायर करते समय पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। तो इसके लिए ये बंदूक हिल जाता है, तो निशाना भी सही नहीं लगता है। यदि हम इसको गोली को एम करके फायर किए, और फायर करते समय हमारा ये बंदूक गन हिल गया, तो हिल जाएगा तो क्या होगा, इसके जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा और टारगेट पर नहीं लगेगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसका जो फोर्स है उसको, बंदूक नहीं हिले, गन नहीं हिले, इसके लिए सोल्जर लोग क्या करते हैं, अपने छाती पर इसको रख लेते हैं। इसका जो पीछे वाला पार्ट है गन का, वो अपने छाती पर रखते हैं, ताकि उसको हम जितना स्थिर रख सके, फायर निशाना हमारा उतना ही सही जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गोली जब आगे जा रही है तो वो पीछे की तरफ भी फोर्स लगाती है। तो यहाँ भी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी है, ये बोट से किनारे की तरफ जंप कर रहा है। तो यह जंप करते समय क्या होता है, देखिए, इसको अगर जंप करना है तो यह क्या करेगा, इसको एक फोर्स चाहिए, ये अभी स्थिर है और इसको जंप करना है यानी वेलोसिटी चेंज करना है, तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो यह क्या करता है कि अपने पैरों द्वारा बोट को एक फोर्स लगाता है। तो बोट भी क्या करती है, बोट इसके बॉडी पर एक फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण यह जंप करके आगे आ जाता है। और उसी समय क्या होता है कि ये बोट पर जो फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, वो बोट पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लगती है। आइए देखते हैं इसको। देखिए, यह बोट पर खड़ा है और इसको किनारे पर आना है, तो यहाँ से यह जंप करता है। देखिए, जंप करके किनारे पर आता है, और उसी समय यह बोट भी पीछे की तरफ जाने लगती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको बोट को रुकने के लिए
कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, या वाटर है तो वाटर पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है, तो जिसके कारण ये पीछे की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने जो बोट पर फोर्स लगाया पीछे की तरफ, तो बोट पीछे की तरफ जाने लगी और बोट ने उस पर्सन पर आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो यह जम करके आगे की तरफ चला गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, और दोनों एक साथ ही होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ ही होता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।